चलिए, आज का टॉपिक है मनी। मनी एंड बैंकिंग। अच्छा, कोई बताएगा व्हाट इज मनी? सबसे पहले तो कोई ये बताओ जिसको मनी का मतलब ना मालूम हो, और जो कहे कि जिसको मालूम है वो बताओ कि क्या क्या समझते हो उससे। अच्छा, ये गारंटीड है, बता नहीं पाओगे। व्हाट इज मनी? हाँ, पढ़ लो, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तुम सोचो कि हाँ पढ़ के बता देंगे सर को, सर को तो मालूम ही नहीं है। अच्छा, अब जरा समझो। जैसे, बोलना बंद करें, बोलना बंद करें। अच्छा, जैसे एक सिंपल वे में, मतलब मतलब जैसे मैंने आपसे सिंपल बोला कि बेटा बताओ व्हाट इज़ मनी या क्या है, किस हिसाब से, तो आप अभी तो खैर बहुत कम टाइम मिला, घर पे भी कोशिश कर लेना आराम से, है ना। और अगर बता पाओ तो बहुत अच्छी बात है। आप ये जरूर समझ लोगे कि हाँ भाई, मतलब क्या काम है, क्या यूज़ है ना, पैसों का क्या यूज़ है, ये जरूर आप वो कर सकते हो कि भाई हम कोई सामान खरीद के लेके आना है तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। मतलब आप ये इसके फंक्शन बता रहे हो बेटा, मनी के फंक्शन बताओगे, लेकिन मनी क्या, ये ऑलमोस्ट बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कोशिश खूब लोगों ने करी है, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम कोशिश हो रही है आज, कोशिश खूब लोगों ने करी है लेकिन सक्सेस किसी को नहीं मिली। ठीक है, इसलिए मनी की बड़ी बहुत छोटी सी डेफिनेशन, जो पैसों का काम करे वो पैसा है। ठीक है, अच्छा कैसे? अब तो ये मान के चलो, अच्छा फोन पे और अब तो पेटीएम वगैरह भी चलने लगे ना, तो अगर आप बोलो कि नहीं वो केवल बस जो करेंसी जिस पे गांधी जी प्रिंट हैं वही पैसा है, तो वो तो गलत हो गया ना। क्योंकि अब तो मतलब जो पेपरलेस चल रहा है, अब तो फोन पे पेटीएम वगैरह, तो अब तो वो भी नहीं बचा। ठीक है, उससे पहले कॉइन्स चला करते थे। ठीक है, कॉइन्स से पहले बेटा फिर वो सोने के सिक्के, है ना, पहले और पहले चले जाओ तो फिर ये करेंसी आई। मतलब अगर देखा जाए तो मनी को लेके काफ़ी सारे इवोल्यूशन हुए, काफ़ी सारे इवोल्यूशन हुए, है ना। लेकिन टाइम बिंग जो है वो चीज़ें बदलती रहीं, रूप बदलते रहे। वो अपना 2000 वाला नोट गया, बीच में आया था वो, तो ये सब तो चलता रहेगा। पूरी करेंसी दोबारा से प्रिंट हुई। अगर आप करेंसी को लेके पैसे समझ रहे हो तो ये गलत है। इसलिए सिंपल वे में क्या कर दिया यहाँ पे, अच्छा चेक भी चलते थे पहले, चेक भी रहते थे कि हाँ भाई चेक। और अच्छा कई लोग तो ये भी हैं कि भाई जैसे सिंपल फोटो कॉपी वगैरह करानी होती है, मतलब ये भी एक फॉर्म है कि अगर फोटो कॉपी वगैरह करानी रहती है तो हम एक सिंपल एक स्लिप पे साइन करके दे दिए, है ना, कि 50-50 सेट कर दो, तो एक सिंपल एक स्लिप पे साइन करके दे दिए, तो वो स्लिप ही जो है ना वो इक्विवेलेंट टू करेंसी हो गई। पैसे ही नहीं देने पड़ रहे, लेकिन वो स्लिप में वो बात अलग है, बाद में पैसे जा रहे हैं। लेकिन ये भी तो एक प्रकार से मार्केट में चला, यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी आप लोगों के सिलेबस से हट गया है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। जिसका मोटिव क्या था? जिसका मोटिव सिंपली ये था कि भाई इस तरीके से लिख के दे दिए क्या, एक बिल लिख के दे दिया, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फोटो कॉपी करानी होती है, या फिर अगर शॉप्स पे अगर ये वो आते हैं, जैसे कंटेनर आते हैं, वाटर बॉटल के कंटेनर आते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, केवल स्लिप्स होती हैं। कई जगह चाय या फिर कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह, इसके लिए चाय वगैरह के लिए छोटे छोटे टोकन चलते हैं, है ना, बाद में पेमेंट हो जाता है। ये तो डिपेंड करता है बेटा, मतलब जो पैसों का काम करे, ठीक है, वो पैसा है। मनी इज वॉट मनी डज। मतलब कई लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश करी है, इसलिए दो तीन डेफिनेशन दे दी, लेकिन सबसे ऊपर जो डेफिनेशन यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू वॉकर, मनी इज वॉट मनी डज। जो पैसों का काम करे वो पैसा है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है डिफाइन करना, है ना, कि भाई क्या पैसा है। कई लोगों के तो फोन कॉल भी काम हो जाएगा, बड़े बड़े भाई लोग, बिजनेसमैन लोग, है ना, पॉलिटिशियन, पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सामान बोल दिया हाँ भैया आ जाओ तो आ जाओ। तो वो भी एक प्रकार से क्या हो गया, इक्विवेलेंट टू मनी हो गया। तो जो पैसों का काम करे वो पैसा है। इन द ओपिनियन ऑफ रॉबर्टसन दे रखा है, मनी इज एनीथिंग
विच इज वाइडली एक्सेप्टेड पेमेंट फॉर गुड्स, जो पेमेंट फॉर गुड्स के लिए एक्सेप्टेबल है और इन डिस्चार्ज ऑफ देयर काइंड ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन, अपनी ऑब्लिगेशन है। इन सिंपल वर्ड्स मनी इज एनीथिंग विच परफॉर्म द फॉलोइंग 4 मेन फंक्शन। मतलब जब भी मनी की डेफिनेशन होगी तो 4 मेन फंक्शन, जो फंक्शन है या फंक्शन डिस्क्राइब किए जा रहे हैं कि फंक्शन क्या है, पैसा क्या काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। ये हमने पढ़ लिया, अब इसको जरा सा मतलब समझते भी हैं बेटा। जैसे मैंने बताया बेटा, टाइम बीइंग मनी जो है, टाइम बीइंग मनी डेवलप हो चला, डेवलप हुआ टाइम के हिसाब से, है ना। सबसे पहले क्या चलता था बेटा, सबसे पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में कुछ परेशानियां थी, कुछ परेशानियां थी जिसके मतलब चलते बेटा ये मनी जो है ना, मनी की आवश्यकता पड़ी। अगर हम बात करें कि बेटा कितना, सोच के देखो जरा, उस टाइम पे इमेजिन करो कि प्रोडक्ट्स के बदले प्रोडक्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बदले प्रोडक्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जब प्रोडक्ट्स के बदले प्रोडक्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो वो किस तरीके से एक्सचेंज होंगे। जैसे सपोज करो कि भाई किसी ने वीट प्रोड्यूस किया, एक फार्मर है, उसने वीट प्रोड्यूस किया, गेहूं प्रोड्यूस किया। अब उसे अगर शुगर की रिक्वायरमेंट है, अगर शुगर की रिक्वायरमेंट है, उसे शुगर की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना होगा जिसने शुगर प्रोड्यूस की हो, है ना। अच्छा सपोज करो कि यहाँ पे जैसे शुगर प्रोड्यूस करिए शाम ने, अब क्या हुआ, राम ढूंढता करता भाई शाम के पास पहुंचा और बोला कि भाई मुझे शुगर की रिक्वायरमेंट है, शक्कर चाहिए, और इसके बदले क्या है, मैं आपको गेहूं दूंगा। बात समझना, वीट एक बहुत नॉर्मल प्रोडक्शन है। अब पता पड़ा शाम के पास पहले से ही गेहूं है, वो क्या कहा, भाई साहब मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत है, मैं और लेके क्या करूंगा, मैं और लेके क्या करूंगा, ठीक है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए, मेरे मतलब केवल शुगर जो है ना, ठीक है, मुझे वीट नहीं चाहिए, वीट बना कर दिया। अब क्या दिक्कत, अब ये दिक्कत है कि कोई दूसरे जो है व्यक्ति को, वो किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढेगा, है ना, और वो किसी दूसरे व्यक्ति पर बार बार उस तरीके से होते करते, बेटा ये आगे आ जाओ, यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति को, है ना, वो ढूंढेगा जिसने शुगर प्रोड्यूस की है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि इस तरीके से वो व्यक्ति ढूंढना चालू करेगा, है ना, 1 गांव 2 गांव जो भी जैसा भी है वो सर्च कर रहा है कि भाई शुगर प्रोड्यूस, मतलब बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और जिसके पास भी जा रहा है वो मना कर रहा है, वो मना कर रहा है कि भाई मुझे नहीं चाहिए गेहूँ। तो करे क्या, बात समझ रहे हो, वो करे तो करे क्या, एक्सचेंज करे तो करे क्या, क्या वर्ड यूज हुआ, एक्सचेंज। मतलब ये जो डेफिनेशन हमने एक छोटी सी पढ़ी है ना यहाँ पे, क्या इसमें क्या, मनी इज एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, ब्लॉग बनाइए, विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, विच इज वाइडली एक्सेप्टेड। तो एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत महसूस हुई जो वाइडली एक्सेप्टेड है। वीट जो है वो वीट भाई ले लेके जा रहा था और एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, भाई कोई भी मना कर देता था कि भैया हम मतलब गेहूं नहीं लेंगे, इसके अलावा कुछ हो तो बताओ, अरे अलावा कहाँ से लेके आ जाए, प्रोडक्शन ही उसने वीट का किया। इसलिए बेटा करेंसी जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है। बीच में चल रहा था ना, बीच में इशू हुए थे कि लोग कॉइन्स लेने से मना कर रहे थे, आप कॉइन्स दे रहे थे तो वो हो सकता है कोई मतलब आज से आपने 6 महीने साल भर पहले ये परेशानी फेस की होगी, आप अगर कॉइन दोगे और वो सामने वाले ने लेने से मना कर दी, ये सिक्के नहीं चलेंगे। बेटा ये इशू हुआ, मना किया, और फिर मतलब एक आध FIR हुई है जिसने मना किया ना। अब देखो ये तो वाइडली एक्सेप्टेड चीज़ है, कोई पैसे लेने से, भाई भारत सरकार
लिखा हुआ है उस पर, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर के साइन है ना, ऑथराइज्ड मतलब डॉक्यूमेंट है ना, कोई कैसे मना कर सकता है? बात समझे? बात मेन पॉइंट क्या निकला? मेन पॉइंट ये है कि कोई मना नहीं करेगा किसी भी, वाइडली एक्सेप्टेड, आप लेके जाओ कैसे भी जो भी है। अरे इंडिया की तो इंडिया में मना नहीं हो रही, नेपाल में मना नहीं कर रहे, और पाकिस्तान तो अगर मना कहाँ करेंगे वो तो, है ना, आ जाए कोई वो नहीं है। मतलब इंडिया में तो कोई मना कर ही नहीं सकता, दूसरे देश भी हाँ ठीक है भैया रुपये चल जाएगा, डॉलर देखो। अभी इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत डिस्कशन करना है, मतलब मेरी बात समझ ना, नेशनल कम हम लोग स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन नेशनल कम से ये पहले टॉपिक स्टार्ट किया, थोड़ा सा मेंटल लेवल बढ़ाएं, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करें, और जो भी माइंड में आए ना क्वेश्चन, क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज, ये वो दुनिया भर में जो भी जैसा भी है वर्किंग, यहाँ बेटा हम तीन, एक तो बैंक की वर्किंग समझने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हुआ है, बहुत जरा सी छोटी बार्टर सिस्टम से, ठीक है, बैंक की वर्किंग समझने वाले हैं, गवर्नमेंट की वर्किंग समझने वाले हैं, और फॉरेन एक्सचेंज की वर्किंग समझने वाले हैं। ये आप जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है ना प्रॉपर, अब आने वाले जो 3 चैप्टर है उसमें समझोगे, और जो भी दिमाग में आए कि इसमें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो सब मतलब डाउट्स पूछें, ठीक है। हाँ, तो मनोरंजन की व्यवस्था है आप लोगों के लिए, है ना, कुछ बीच में कोई झपकी ना ले बीच में, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी है, पर उस पर ध्यान ना देते हुए मेरी बातों पे ध्यान देना, है ना। चलिए, तो सबसे पहला वर्ड क्या यूज़ हुआ? वाइडली एक्सेप्टेड, कि भाई हर कहीं भी किसी भी तरीके से एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड है। बिल्कुल सही टाइम पे निकाली इन्होंने, है ना, मालूम है एमएलबी में इस टाइम पे पढ़ाई हो रही होगी, है ना, लक्ष्मी कॉलोनी, और सब याद रखेंगे हाँ इस बारात को है ना, सब कुछ डिस्कस करते हुए। हाँ जी, अब बेटा ये ढूंढते करते, जो अपना राम था बेचारा, ढूंढते करते मोहन के पास पहुंचा, है ना, और उससे बोला कि भाई साहब गेहूं की मतलब मुझे शुगर की आवश्यकता है। उसने बोला कि क्या दोगे? गेहूं। तो वो कहेगा अरे भाई साहब मैं आप ही को ढूंढ रहा था यार, मुझे कोई ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था कि जो मुझे गेहूं दे सके, है ना, और मैं उसको शुगर दे दूं, है ना। इस तरीके से डीलिंग हुई। फिर उससे पूछा कि कहाँ से आए हो? तो उसने बताया भाई साहब पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढता करता आपको, मैं कौन से दूसरे 3-4 मतलब गांव छोड़ के आया हूँ। बात समझ रहे हो? इधर समझो। अभी चलो ठीक है, नॉर्मल है, कोई खास थोड़ी बज रहा है। चलो ध्यान दो इधर। हाँ जी, अब ये जो अच्छा, मोहन ने बातों बातों में ये पता कर लिया कि कहाँ से आया है, बड़े दूर से आया है, और अब मोहन को ये समझ में आ गया है कि इसको शुगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, उसको शक्कर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अब वो क्या कर रहा है? अब इसका फ़ायदा, ओबियस सी बात है कि उसने देख लिया कि अरे यार ये तो 3-4 गांव छोड़ के आया मेरे पास, वो भी शक्कर के लिए। तो अब वो क्या करेगा? इस चीज़ का हो सकता फ़ायदा उठाए, है ना। कैसे? जैसे अब वो बोलेगा कि मैं 1 केजी के बदले, 1 केजी शुगर के बदले 10 केजी 10 केजी वीट लूंगा। क्या बोलते हो? सही है कि गलत है? सही है? गलत है ना? जी जी, आगे बिल्कुल। हाँ जी, 1 केजी के बदले 10 केजी लेना गलत है। अच्छा, कैसे आप कैसे फील करोगे कि गलत है? क्योंकि दिमाग में एक आइडिया होगा कि 1 केजी वीट जो है वो 20-25 रुपये, शुगर जो है वो 40-50,
है ना, यही रेट मान लो, और क्या है, वो 20 रुपये, वो 40 रुपये, है ना। अच्छा, आप कोई भी चीज़ सस्ती है या महंगी है, ये कैसे फाइंड आउट करते हो? आप किसी शॉप पे गए, आप किसी शॉप, अरे ठीक है छोड़ो, इधर ध्यान दो, कुछ नहीं रखा उसमें। आप किसी शॉप पे गए और शॉप पे जाके आपने पूछा भैया टी शर्ट कितने की है ना, तो उसने एकदम से रिस्पॉन्ड किया 5000 की, तो आपको तुरंत ही रियलाइज हो जाएगा माइंड में कि महंगी है ना। अगर उसने बोला कि भाई 200 रुपये की है ना, तो तुरंत ही माइंड में रियलाइज हो जाएगा, मतलब आप केवल टी शर्ट चेक कर रहे हो और उसके मतलब एक कैलकुलेशन दिमाग में अपने आप चल जाता है कि आपने एक टी शर्ट देखी, आपके दिमाग में अपने आप कैलकुलेशन चल जाएगा कि ये इतने की होगी, और अपने आप ही जैसी वो रेट बोले ना 500, 2000, 5000, आप तुरंत डिसाइड कर लोगे कि ये सस्ती है कि महंगी है, तुरंत मुंह से निकलता है ना, कि अरे भैया महंगी दे रहे हो, है ना, अरे ठीक है सस्ती है, दिमाग में एकदम बात आती है। क्यों? क्योंकि अब हम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एनालिसिस, आज आज अगर हम बात करें कि कितना हमारा माइंड लेवल डेवलप हो चुका है, किस बात से हम कैलकुलेटिव कितने हो गए हैं, इतने कैलकुलेटिव हो गए, कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि सस्ता है कि महंगा है। लेकिन अगर सोचो, यही सोचो कि आपको गेहूं से कंपैरिजन करना पड़ता, आप जाते टी शर्ट देखते हो, हाँ भैया कितने, कितना गेहूं, इसके बदले तो अब वो 10 किलो कह रहा है, 50 किलो कह रहा है, तो कितना मुश्किल का काम होता है ये कैलकुलेट करना। लेकिन करेंसी की वजह से क्या हुआ, ये बड़ा कन्वीनियंस हो गया चीज़ों को। क्लियर है? तो मनी रिक्वायर्ड किस पर्पज से था कि सबसे पहली चीज़ तो ये परेशानी ना हो, ठीक है, और मेजरमेंट मेजरमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये प्रैक्टिकली समझो चीज़ों को, ये प्रैक्टिकली परेशानियां हैं, है ना। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देखिए जरा कौन कौन से वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे। इन सिंपल वर्ड्स, मनी इज एनीथिंग विच परफॉर्म द फॉलोइंग मेन फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन है? सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब जैसे ये गेहूं ले लेके जा रहे थे, कोई ले नहीं रहा था, तो एक्सचेंज करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, उसी लिए मनी की डिस्कवरी हुई। कोई समस्या? ठीक है। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? मेजर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट करना, कितना आसानी से मेजरमेंट हो रही है। लेकिन यहां तो बेटा ये कैसे भी फाइंड आउट नहीं कर सकता कि कितना 1 kg शुगर के बदले कितना केजी वीट चाहिए, 10 kg चाहिए, 5 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, ये कैसे भी फाइंड आउट नहीं हो सकता बेटा, मेजरमेंट करना। अब पैसा आ गया है तो मेजरमेंट करना आसान हो गया है। तो पहले कुछ परेशानियां रहीं, क्या परेशानियां रहीं? हाँ जी, पहले एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आती थी चीज़ों को। अरे एक ही चीज़ पे कितने बार हंसोगे हैं? नहीं नहीं खाने का, दुकानों पे ध्यान है तुम्हारा है। हाँ जी, एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट है ना, फ्यूचर पेमेंट। अच्छा, जैसे गेहूं है, आजकल तो ये है कि आपने कोई भी लोन ले लिया और ईएमआई 10 साल तक पे कर रहे हैं। गेहूं के केस में पॉसिबल होता क्या ये कि भाई 10 साल तक गेहूं पे करते जा रहे हो, कोई फ्यूचर कोई ईएमआई बन जाती कि पता पड़ा 50 किलो के गेहूं की ईएमआई बन गई, हर महीने 50 किलो गेहूं पे करना है, ठीक है, ये पॉसिबल हो पाता क्या? फ्यूचर पेमेंट किसी प्रकार से पॉसिबल, ये पैसा आया तो ये सब चीज़ें हो पाई है ना। तो इसलिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पैसा काम क्या करता है या किन सब चीज़ों, मतलब मनी की यहाँ पे जो डिस्कवरी है, सहूलियत है, ये डिफाइन की जा रही है। समझ गए बात को? और लास्ट पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू।
गेहूं कितना स्टोर कर पाओगे? गेहूं अगर बात करें तो बेटा स्टोर करना ऑलमोस्ट बड़ा मुश्किल काम है। अब देखो, मनी है तो मनी को स्टोर कितना मतलब करना कितना आसान काम है। जिसका जैसे मन करे, ज़्यादा पैसे कमा लिए, ब्लैक मनी है ना, ज़्यादा पैसे कमा लिए तो पता पड़ा दीवालों में, सोफे में वो पुष्पा आई थी, सोफे में बढ़िया आराम से, है ना। और एक कौन सी मूवी आई थी, उसमें पानी की टंकियों में भर के उन्होंने उसमें हाँ रेट, वो पता नहीं कहाँ कहाँ। जैसे रखना चाहो रख लो, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं है ना। ये कहीं ना कहीं मनी, मनी जो है ये मनी की मतलब एक वो है, ठीक है, फायदे है। तो स्टोर करना आसान काम हो गया है, क्लियर हुआ, है ना। ये 4 पॉइंट है बेटा, कौन कौन से? इन सिंपल वर्ड्स, मनी इज एनीथिंग विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेन फंक्शंस। कौन कौन से? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोरेज ऑफ वैल्यू। चारों को बेटा ब्लॉक बना लीजिए, इन चारों के नंबर हैं और यही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। हाँ जी बेटा, बार्टर सिस्टम में ये सारी परेशानियाँ हुआ करती थी, ठीक है। और उस वक्त जो था, क्योंकि गुड्स एक्सचेंज हुआ करते थे, क्योंकि सामान के बदले सामान, गुड्स एक्सचेंज हुआ करते थे, ठीक है। तो इसलिए वो कमोडिटी मनी बोलते हैं उस टाइम पे उसको, कि वो कमोडिटी मनी थे बार्टर सिस्टम में, सामान के बदले सामान। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वही बेटा वाइडली एक्सेप्टेड वर्ड्स, वर्ड्स पे मतलब वो कीजिए, वाइडली एक्सेप्टेड ब्लॉक बना लिया ना ऊपर रॉबर्टसन की डेफिनेशन में, मनी इज एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड। तो समस्या क्या आ रही थी? वही समस्या आ रही थी, गेहूं ले लेके जा रहे हैं, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, है ना। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, वाइडली एक्सेप्टेड। तो फिर ऐसी चीज डिस्कवर की गई कि जो वाइडली एक्सेप्टेड हो, इसलिए बेटा उस वक्त सोने के सिक्के चले, गोल्ड कॉइन, क्योंकि गोल्ड जो है ना, उस टाइम पे वाइडली एक्सेप्टेड था। और गोल्ड से ज़्यादा आप देखो क्या हुआ, नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी हुई थी, है ना। नोटबंदी जब हुई थी, जिस दिन हुई थी बेटा, लोगों ने पैसे ले जा के मतलब गोल्ड खरीदना चालू कर दिया। गोल्ड आज भी सबसे ज़्यादा रिलायबल है बेटा, गोल्ड और सिल्वर आज भी सबसे ज़्यादा रिलायबल है। आप हो सकता है कि अपनी करेंसी लेके 500 का नोट, है ना, लेके आप हो सकता है कि अमेरिका चले जाओ, वहाँ 500 का नोट नहीं चलने वाला। लेकिन अगर आप गोल्ड लेके जाओगे, है ना, तो गोल्ड चलेगा। गोल्ड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड चलने वाला है, सबसे हाईली रिलायबल। अगर हम बात करें गोल्ड है, ये हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज में बेटा गोल्ड से एक्सचेंज होती हैं चीज़ें, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस इसकी बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके पढ़ना है हमें कि गोल्ड की रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जैसी करेंसी अपनी वैल्यू या कॉन्फिडेंस खोती है ना, डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था, नोटबंदी हुई थी, याद है कुछ? नोटबंदी हुई थी तो लोगों ने तुरंत क्या किया, लोगों ने तुरंत गोल्ड खरीदना चालू कर दिया। गोल्ड के प्राइस, अब तो गोल्ड लखपति हो गया, मतलब 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा उसकी वैल्यू हो गई। मतलब गोल्ड इतना वैल्यूबल क्यों होता जा रहा है? क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा जरा कहीं भी वॉर होगा, वॉर की सिचुएशन होगी, तुरंत गोल्ड महंगा होगा। क्यों? वॉर में पता नहीं क्या स्थिति हो, है ना, करेंसी अपनी वैल्यू मतलब खो दे, वॉट एवर। तो इसलिए तुरंत लोग बाग गोल्ड पे स्विच करते हैं, क्योंकि गोल्ड से ज़्यादा रिलायबल कहीं नहीं। मैंने आपको एक सिंपल वे में बता दिया ना कि गोल्ड लेके आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जाओगे, वो ऑल ओवर वर्ल्ड चलने वाला है। तो उस वक्त भी यही था, उस वक्त भी क्या था, उस वक्त भी वही गोल्ड रिलायबल था। अब गेहूं ले लेके सबके पास जा रहे थे तो कोई खरीद नहीं रहा था। तो इसलिए ऐसी चीज़ की जरूरत हुई जो मतलब सब हर कोई उसको वो करे, है ना, एक्सेप्टेबल करे। इसलिए गोल्ड कॉइन आना चालू हुए, सिल्वर कॉइन आना चालू हुए। अच्छा, गोल्ड कितना
गोल्ड कॉइन तो चलना चालू हुए, लेकिन गोल्ड इतना था ही नहीं पृथ्वी पे। अब ऐसे अगर गोल्ड के कॉइन बन जाते तो पृथ्वी पे से गोल्ड खत्म हो जाता। तो जब शुरुआत में तो क्या हुआ, गोल्ड कॉइन चले, फिर इसके बाद गोल्ड जो है वो कम होने लगा, ठीक है, गोल्ड कम पड़ने लगा, फिर सिल्वर कॉइन चले, फिर सिल्वर कॉइन जो थे वो कम होने लगे, सिल्वर कम पड़ने लगा, क्योंकि इतनी सिल्वर भी तो होनी चाहिए ना, फिर सिल्वर कम पड़ने लगे, फिर वो मेटल आए, फिर स्टील आया, है ना। मतलब तमाम जो था वो उस हिसाब से मतलब डेवलप हुई हैं। ये जो कॉइन्स वगैरह हैं ये इसी तरीके से डेवलप हुए हैं। कोई समस्या? ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले कॉमोडिटी मनी, फिर कॉमोडिटी मनी सक्सेसफुल नहीं हुई तो फिर मेटल मनी, फिर मेटल मनी आई, और मेटल मनी, मेटल कम पड़ने लगा, मेटल कम पड़ने लगा तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि भाई पेपर पेपर करेंसी लेके आते हैं। इसके पीछे भी पूरी कहानी समझेंगे, है ना। फिर क्या आई, पेपर करेंसी, पेपर मनी, ठीक है। तो लगभग ये मान के चलो कि पेपर करेंसी आना चालू हुई और पेपर को प्रिंट कर करके देने लगे, पेपर को प्रिंट कर करके देने लगे, है ना। तो पेपर करेंसी आ गई। अच्छा, पर अल्टीमेटली क्या, पेपर से भी नुकसान होने लगा, पेपर से भी नुकसान होने लगा। फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि काम करते हैं प्लास्टिक मनी, कार्ड्स वगैरह बना के दिए। कोशिश किस बात की गई कि भाई कार्ड्स वगैरह बना के दे दें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड से स्वैपिंग करना चालू कर दें, है ना, शॉपिंग वगैरह जो है स्वैप करके मतलब कर दिया जाए। तो फिर एफर्ट्स इस बात के लगाए गए, एफर्ट्स इस बात के लगाए गए कि स्वैपिंग करके या फिर इस तरीके से कार्ड चलने लग जाएं, प्लास्टिक मनी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहा, प्लास्टिक मनी। फिर उन्होंने देखा प्लास्टिक है, प्लास्टिक से भी बात नहीं बन रही, और फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, और अपग्रेड होने के बाद फिर हम देख ही रहे हैं पेटीएम, फोन पे वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो डेवलप होने लगी। तो डिजिटल मनी, एवोल्यूशन ऑफ मनी दे रखा हुआ है। सबसे पहले पॉइंट कॉमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी एंड डिजिटल मनी। कोई समस्या? मतलब ये इसी हिसाब से जैसे डेवलप हुआ है उसी हिसाब से, है ना, समझ सकते हो, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, पढ़ के देखें जरा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मीन्स द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर। फॉर एग्जाम्पल, ए फार्मर रिसीव्स क्लोथ इन एक्सचेंज ऑफ ए सरप्लस वीट। अगर क्लोथ्स एक्सचेंज कर रहे हैं सरप्लस वीट में, ये बार्टर सिस्टम है। इसको सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, सीसी। डायरेक्ट थोड़ी पूछेंगे बार्टर इकोनॉमी क्या है, वो तो आप बता ही दोगे, सीसी पूछेंगे। तो कमोडिटी टू कमोडिटी, वो नहीं था 11th क्लास में, बी टू बी, बी टू सी, वो तो उसमें क्या है, कुछ नहीं है। बी टू बी क्या, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर्स, कस्टमर, है ना। तो वो कोई नहीं है, पर अगर जिसको नहीं मालूम वो एकदम से कहेगा कि बी टू बी, बी टू सी ये क्या गया। तो ऐसी सीसी इकोनॉमी है, एग्जाम्स में ये आ चुका है सीसी इकोनॉमी से कि सीसी इकोनॉमी क्या है। जिसने मालूम है कि हाँ बार्टर सिस्टम है वो तो बड़े आराम से लिख देगा, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, है ना, सीसी इकोनॉमी ढूंढता रहेगा कि क्या है ये। कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज, है ना। डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम की क्या डिफिकल्टीज हैं। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, सबसे पहला पॉइंट, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। अच्छा, कोइंसिडेंस क्या है, इत्तेफाक, और डबल कोइंसिडेंस क्या, जैसे मैं था ना कि वहाँ पे वो किसके पास, मोहन के पास पहुँचा और मोहन ने बोला कि अरे यार मुझे भी गेहूँ चाहिए था, तुम अच्छे आ गए, उसे तो शुगर चाहिए थी, है ना, और वो तुरंत ही बोले अरे यार मुझे भी गेहूँ चाहिए था। डबल कोइंसिडेंस हो गया कि उसको शुगर चाहिए और इसको, है ना, मतलब वीट चाहिए। तो ये दोनों का डबल कोइंसिडेंस होना जरूरी है।
और ऐसे डबल कोइंसिडेंस बड़ा मुश्किल काम है बेटा, बड़ा मुश्किल काम है प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना, कि डबल कोइंसिडेंस बड़ा मुश्किल है। बार्टर सिस्टम कैन ओनली वर्क व्हेन बोथ द पर्सन्स आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स, एक दूसरे के गुड्स, बट दिस कोइंसिडेंस इज रेयर इन रियल वर्ल्ड। ये बड़ा ये बड़ा रेयर है रियल वर्ल्ड में, है ना, कि जो उसको बेचना है वो उसको खरीदना है। ऐसे तो मूवीज में मिलते हैं, मूवीज में ऐसे कोइंसिडेंस देखने को मिलेंगे। सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, डिवीजन नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता चीज़ों को, है ना। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, सम गुड्स मे नॉट बी डिविजिबल। अगर किसी को काऊ और क्लोथ एक्सचेंज करना होगा तो कैसे एक्सचेंज करेंगे? पहले तो यही सब एक्सचेंज होते थे ना, और क्या है। लैक ऑफ कॉमन मेजर। कॉमन मेजर क्या? कॉमन मेजर मतलब बेटा जो मेजरमेंट है कॉमन एक्यूरेट हो, है ना, उसी हिसाब से कॉमन मेजर, ठीक है ना, कॉमन मेजर उसी हिसाब से वो करना है। लैक ऑफ कॉमन मेजर। डिफरेंट कमोडिटीज आर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। जो कमोडिटीज हैं वो अलग अलग हैं और उनकी कीमत अलग अलग है, डिफरेंट वैल्यूज, उनकी कीमत अलग अलग है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसाइड इन व्हाट प्रपोर्शन आर द टू गुड्स टू बी एक्सचेंज। किस प्रपोर्शन में एक्सचेंज करोगे, है ना, ये फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल काम है। लैक ऑफ कॉमन मेजर। जैसे वहीं पे अगर किसी उसको मालूम पड़ जाए, शुगर वाले का हम देख रहे थे कि शुगर, उसको एग्जांपल मालूम पड़ जाए कि भाई ये इतने दूर से आ रहा है, केवल शक्कर लेने आया है ये, इसका मतलब ये नीड नीड में है ना, ये नीडी है, तो फिर वो क्या करेगा, वो फिर ये रेट अपने आप बढ़ा ही देगा वो, ठीक है। और उसमें वो प्राइसेस ऐसे चार्ज कर देगा जिसमें नुकसान होना ही होना है। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर। डिफरेंट कमोडिटीज आर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। डिफरेंट कमोडिटीज जो है वो अलग अलग वैल्यूज। इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड इन व्हाट प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में किस तरीके से डिवाइड किया जाए। फोर्थ पॉइंट, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज। ये बार्टर सिस्टम में परेशानियां थी, स्टोरेज हो तो कैसे हो, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज। इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर बिकॉज द गुड्स लाइक व्हीट, राइस एसेट्रा विल डेटोरेट विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे खराब होते चले जाएंगे ये। अब स्टोरेज करना कितना आसान है, पैसा, मनी, है ना, केवल एटीएम कार्ड लेके चलना होगा। अब आपको बस केवल एटीएम कार्ड कैरी करना है, कहीं भी पहुंच जाओ, ले लद्दाख भी पहुंच जाओ, वहाँ पे कुछ नहीं करना है, एटीएम से बस कैश विड्रॉ करो, है ना, कैश विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ करके जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसी रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर लो। आप चेन्नई पहुंच जाओ, कहीं भी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कहीं भी जाओ आप, कोई इशू नहीं है। बस आपको क्या करना है, कार्ड कैरी कर लो, एटीएम मिल जाएगा, वहाँ से कैश विड्रॉ कर लो। पहले अगर जर्नी करनी होगी तो कैसे करेंगे, है ना, पता पड़ा गेहूँ गेहूँ को लोड कर लिया, ट्रक में लोड करवा लो गेहूँ। पहले ट्रक कहाँ, बैलगाड़ी होती थी, हाँ बैलगाड़ी में मतलब गेहूँ लोड करके जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी जरूरत पड़ी किसी सामान की, हाँ आप क्या करें, उसको आधा किलो गेहूँ तोल रहे हैं, 1 किलो गेहूँ तोल रहे हैं। अब कितना आराम से है, पैसे निकाल के तुरंत पे कर दिया। फिफ्थ पॉइंट, डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। ट्रांसफर ऑफ गुड्स लाइक व्हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन्वॉल्विंग ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की जो कॉस्ट हुआ करती थी। आज पेटीएम वगैरह हैं, आप घर बैठे बैठे, आप घर बैठे बैठे टिकट टिकट बुक कर लेते हो, वो कन्वीनियंस चार्जेस ले लेते हैं, है ना, उसमें जिसमें 20-25 रुपये 40 रुपये उन्होंने कन्वीनियंस वो ले लिया, कन्वीनियंस वगैरह। तो यही है कि हाँ घर बैठे बैठे आवन जावन नहीं करना पड़ा, घर से बैठे बैठे आपने उसको वो कर लिया, टिकट बुक कर ली। तो ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट मतलब
quality of different units of a types of goods does not remain same. Deferred payment, future payment beta, it is very difficult to make deferred payment in the form of goods. हाँ जी, कोई समस्या? अच्छा, जैसे जरा समझना, जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड कॉइन चले, है ना, मेटल, फिर मेटल जो है मेटल मनी चला, ठीक है, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, फिर सिल्वर भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो फिर स्टील कॉइन, मतलब अलग अलग जो है, अलग अलग इस हिसाब से मेटल यूज़ हुए। आप देखो बेटा, कई बार इस प्रकार की सिचुएशन मतलब बन सकती है। क्या सिचुएशन बन सकती है? जैसे सपोज करो कि कॉपर कॉइन, कॉपर कॉपर का ले लिया, या कोई सिल्वर कॉइन चल रहा होता, सिल्वर कॉइन ये मार्केट से क्यों हट गए, या फिर ये जो स्टील कॉइन है, स्टील कॉइन वगैरह, ये कॉइन इतने कम क्यों होते चले जा रहे हैं? सपोज करो आपके पास मतलब 10 रुपए का सिक्का है, ठीक है, 10 रुपए का आपके पास कॉइन है, जरा समझना क्योंकि ये समझ के ही क्लियर होगा। अगर आपके पास 10 रुपए का कॉइन है, आपने उस कॉइन को मेल्ट कर दिया, मेल्ट, ठीक है, अगर वो स्टील कॉइन है, सपोज करो स्टील कॉइन है या कॉपर कॉइन है, अगर आपके पास 10 रुपए का कॉइन है, आपने उसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद कॉपर जो उसमें से निकला, आपने उसको मार्केट में जाके बेचा, तो वो 50 रुपए का बिक गया। बात समझ रहे हो? क्या होता है कि अगर कॉइन में जो मेटल लगा हुआ है, जैसे स्टील का अगर है, स्टील आपने अगर उसको मार्केट में जाके बेची, पता पड़ा वेट, वेट जो होता है ना, कई बार कॉइन, पहले कॉइन बड़े भारी भारी चलते, तब चलता था बेटा, अब वो कॉइन छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं, है ना, उसमें मेटल वगैरह जो है वो उसी हिसाब से लग रहा है। कारण समझो, क्या होता है कि कई बार कहीं ऐसा ना हो जाए कि पता पड़ा कि जो उसका कंटेंट है, आपने कॉपर को मेल्ट कर दिया और ले जाके आपने जब उसको मार्केट में बेचा, तो 10 रुपए के कॉइन में इतना मेटल मिल गया कि वो 50 रुपए में बिक गया। फिर तो लोग बाग इसी का काम करना चालू कर देंगे। बात समझ रहे हो? फिर तो लोग बाग जो है वो इसी का बिजनेस कर लेंगे, 10 का कॉइन इकट्ठा करो, मेल्ट करो और 50 रुपए में जाके मार्केट में बेचा। क्लियर हुआ? तो इसीलिए ये प्रॉपर बैलेंसिंग। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले ये भी बोलते थे, पहले इस हिसाब से भी होता था।
अच्छा, पेज नंबर 5 पे full bodied money refers to money in terms of coins. Full bodied money refers to money in terms of coins whose commodity value, क्या क्या वर्ड यूज हुआ है, कमोडिटी वैल्यू, मतलब उसके अंदर जो प्रोडक्ट मिल रहा है, सामान है ना, कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, इज इक्वल टू मनी वैल्यू। मतलब अगर स्टील कॉइन है ना, तो स्टील कॉइन अगर 10 रुपए का है तो गवर्नमेंट क्या करती है, कोशिश ये करती है कि भाई जितने वैल्यू, मतलब जैसे 10 रुपए का कॉइन है तो उसमें 10 रुपए का स्टील मिले। शुरुआत में क्या था बेटा, जब ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ था कॉइन्स का, मेटल मनी का, तो मेटल मनी का कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा इमेजिन करो कि जैसे अगर गोल्ड कॉइन दिया जा रहा है, तो आप सोने का अगर सिक्का दोगे और सपोज करो कि गोल्ड कॉइन की जो वैल्यू है, आप ये भी तो चाहोगे कि गोल्ड कॉइन के बदले मुझे इतना सामान मिले जितना वैल्यूएबल है। गोल्ड कॉइन के बदले क्या 1 किलो गेहूं लेके रह जाओगे क्या? वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना। तो इस हिसाब से जो मेटल मनी है वो मेटल मनी के लिए जस्टिफाई किया गया, जस्टिफिकेशन बनाए गए क्या, कि जो व्यक्ति, सपोज करो कि आपने 10 का कॉइन दिया उसको, 10 का कॉइन दिया आपने, और उसने 10 कॉइन के बदले आपको पेन दे दिया जैसे, तो आप 10 रुपए का पेन ले रहे हो, तो 10 रुपए का कॉइन मतलब वो स्टील 10 रुपए का दे रहे हो उसको। कॉइन का कॉन्सेप्ट ये था, समझ में आया है ना, कि अगर आपने 10 रुपए का पेन उससे लिया है तो उसको 10 रुपए की वैल्यू आपको भी तो देनी है। ये तो आज हम अभी डेवलप हो गए हैं, है ना, डेवलप हो गए, और आपको माइंड सेट है कि हाँ पैसे दे रहे हैं, हम रुपए दे दी, नहीं तो कागज के टुकड़े के बदले। आप अगर 10 रुपए का पेन ले रहे हैं तो शुरुआत तो बेटा ऐसे थोड़ी ना, ये कोई एक्सेप्ट करता है क्या कागज के टुकड़े को? उस टाइम पे भी अगर ये कागज अगर दे देते तो एक्सेप्ट करता क्या? एक्सेप्टेबल नहीं था। कॉइन्स चले स्टार्टिंग में, कॉइन्स क्यों रहे कि अगर उन्होंने आपको 10 रुपए का पेन दिया है तो वो ये चाहेंगे ना कि मतलब आप भी 10 रुपए की कोई चीज़ उनको दो, तो वो 10 रुपए का मेटल आपने दे दिया उनको, 10 रुपए का मेटल दे दिया। और पहले तो मतलब ये भी बातें हुआ करती थी कि अगर वो 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का अगर एक करेंसी 10 रुपए का नोट है, तो उसके अंदर एक तार निकलता था पहले, सुनिए कि किसी ने, वो 10 रुपए की करेंसी है तो नोट है, तो 10 रुपए के अंदर एक तार निकलता था, और उसमें एक सिल्वर की वो निकलती, सिल्वर, चांदी, सिल्वर की एक छोटी सी स्ट्रिप हुआ करती थी, छोटी सी मतलब पतली सी काफ़ी वो होती थी, और ऐसे कहते थे बाई चांस नोट फट जाए आपका, अब जैसे नोट फट गया तो वैल्यू खराब होगी ना। अब आप बोलोगे नोट फट गया सर, नुकसान हो गया, ठीक है, नोट फट गया, नुकसान हो गया, उसमें पहले वो एक मतलब इस तरीके से कहा जाता था कि उसमें से एक सिल्वर की एक स्ट्रिप निकलेगी, वो निकाल के अगर आप बेचोगे वो 10 रुपए की बिक जाएगी, वो 10 रुपए के नोट के अंदर 10 रुपए की चांदी, सिल्वर, है ना, एक पतली सी एक वो तार हुआ करता था उसके अंदर। और वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो तार वो सब कल्चर वो चलने लगे, लोगों का भरोसा कागज के मतलब उस पर हो गया, पेपर करेंसी पे हो गया, लोगों का भरोसा पेपर करेंसी पे होने लगा। क्यों? क्योंकि ये कहा जाने लगा कि भाई क्या, कि उसके बदले अगर आप 10 रुपए का सामान, 10 रुपए का अगर पेन ले रहे हो तो 10 रुपए की चीज़ भी तो दोगे, ठीक है, तो वो मेटल मनी दे दिया आपने, 10 रुपए का सिक्का दे दिया, नहीं है 10 रुपए का कागज का टुकड़ा तो कोई लेगा नहीं, तो फिर बोलने लगे कि उसके अंदर 10 रुपए का वो है सिल्वर, है ना, मतलब तार टाइप का, ठीक है, तो अब वो एक्सचेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे कल्चर चल निकला, अब तो आरबीआई की वो आप करेंसी देखोगे तो उसमें आरबीआई का एक वो लगा रहता है ना, ग्रीन कलर की रहती है वो, है ना, वो चल रहा है नॉर्मल। तो करेंसी डेवलप होते होते यहाँ पहुंची, मैंने कहा ना अब हम लोग डेवलप हो गए हैं, तो अब उस पर आ गए हैं कि अब हम ये इस एंगल को सोच नहीं रहे, इस एंगल को सोच नहीं रहे कि उसने जो हमें सामान दिया हमने उसको क्या दिया, कागज का टुकड़ा ही तो दे दिया बेसिकली देखा जाए तो ये जस्टिफाइबल हो, इसके लिए कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट बना, जिसमें फुल बॉडीड मनी, इसमें क्या बोल रहे हैं, रिफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू, ब्लॉक बनाइए, कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। कॉमोडिटी मनी, और चाहो तो साइड से कहीं लिख लो ऐसे ही, कॉमोडिटी मनी, कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, कॉमोडिटी वैल्यू
इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू। तो जो कमोडिटी की वैल्यू है ना, वो मनी वैल्यू है। तो जितना प्रोडक्ट में इसमें है, इन अदर वर्ड्स फेज वैल्यू ऑफ दिस मनी इज इक्वल टू इंट्रिंसिक और मेटल वैल्यू। क्या लिखा हुआ है? फेज वैल्यू। जैसा फेज वैल्यू कितना, अगर फेज वैल्यू ये है कि 10 रुपये का कॉइन है, अगर वो 10 रुपये का कॉइन है, इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू और मेटल वैल्यू। तो मेटल कितना है उसमें, वो मेटल वैल्यू हो गया। एग्जाम्पल गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, व्हेन इकोनॉमी वाज ऑन मेटेलिक स्टैंडर्ड। क्लियर हुआ? कोई समस्या? हाँ अनुराग बताओ, फुल बॉडीड मनी क्या है? अच्छा, क्या होता है इसमें? हम्म, हाँ जी, मतलब कुल मिला के जो बॉडीड मनी है, फुल बॉडीड मनी, उसमें आप जो मेटल वैल्यू है, ठीक है, मनी वैल्यू है, उतना ही आप उसकी कमोडिटी दे रहे हो। सामान के बदले सामान ना, कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू। ठीक है, लिखें। अब अगला देखें इसमें, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी रिफर्स टू डेट मनी of which money value is more than commodity value। commodity value, अब 500 का नोट है, 500 की जो करेंसी है, 500 रुपीज नोट है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? अगर देखा जाए तो उसमें 500 का तो कुछ वर्थ है ही नहीं ना, 500 रुपीज वर्थ नहीं है। लेकिन मेटल कॉइन में तो है, मेटल कॉइन में तो कोई भी मेटल कॉइन है, अगर वो 10 रुपीज कॉइन है तो मेटल की वैल्यू तो है। लेकिन पेपर करेंसी की कहाँ वैल्यू हुई? क्लियर हुआ? फुल बॉडी बहुत आता है बेटा ये एग्जाम में, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या, मनी वैल्यू इज मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू। ब्लॉग बनाओ और भूलना नहीं है, ये मैं पूछता रहूंगा टाइम टाइम पे। हाँ जी, मनी वैल्यू इज मोर देन, मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, इसको क्रेडिट मनी बोलते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ कॉइन इज मच लोअर देन द मनी वैल्यू, अदरवाइज पीपल वुड हैव मेल्टेड द कॉइन एंड सोल्ड द मेटल इन द मार्केट। है ना, वही वाली बात है, लिखा हुआ है, पीपल वुड हैव मेल्टेड, मेल्ट कर देंगे, पिघला देंगे, ठीक है, द कॉइन्स। अच्छा, इसका उल्टा नहीं मिलेगा आपको, कमोडिटी वैल्यू ज़्यादा नहीं हुई। कमोडिटी वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई, अगर 10 का कॉइन वो सोने में बना के दे दें आपको, गवर्नमेंट, अगर आपको 10 का कॉइन सोने का बना के दे देंगे तो आप उसको खर्च करोगे क्या? फिर आप उसको पिघला के मार्केट में जाके बेच आओगे, है ना। मतलब 1-2 लाख का तो बिकेगा ही बिकेगा। बात समझ गए, सिंपल। तो ये क्या हुआ, ये क्रेडिट क्रेडिट मनी हो गया। क्लियर है? वाई डू पीपल होल्ड कैश? लोग कैश क्यों होल्ड करते हैं? प्रोफेसर कीन्स ने बताया ये जो तीनों पॉइंट है ना, प्रोफेसर कीन्स ने बताया, ये हायर क्लासेस में भी मिलेंगे ये। ट्रांजैक्शन वैल्यू बहुत आराम, मतलब उसमें वो है, ट्रांजैक्शन मोटिव, इट रिक्वायर्स फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन, डे टू डे ट्रांजेक्शन। देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन मोटिव, बिकॉज अमाउंट ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। अच्छा, कैश क्यों चाहिए होता है? ट्रांजैक्शन, सामान खरीदने के लिए, आसान शब्दों में सामान खरीदने के लिए चाहिए होता है कैश। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशन,
किसी चीज़ के लिए प्रिकॉशन है ना, प्रिकॉशनरी मोटिव है। अगर बुरा वक्त आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो कैश होना चाहिए। और तीसरा है स्पेकुलेशन मोटिव। स्पेकुलेशन मतलब शेयर्स वगैरह, जब ज़्यादा हद से ज़्यादा पैसा होता है तो फिर क्या होता है, फिर स्पेकुलेशन, लोग शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव मोटिव इट रिक्वायर फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन, है ना, ये ट्रांजेक्शन मोटिव हो गया, अंडरलाइन कर लो, डे टू डे ट्रांजेक्शन करने के लिए। प्रिकॉशनरी मोटिव अंडरलाइन कर लो, अनफोर्सिन कंटिजेंसीज, कोई इस प्रकार की कोई आ गई अनफोर्सिन जो आपको मालूम नहीं है ना, तो अनफोर्सिन कंटिजेंसीज। और तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव, जैसे इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स। ठीक है, इसके लिए। हाँ जी, क्लियर, कोई समस्या? अच्छा, मोस्टली मोस्टली है ना, देखो जरा पेज नंबर 2 पे कौन कौन से 4 फंक्शन थे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, देखो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, पेज नंबर 2 पे फंक्शंस ऑफ मनी। इतने बार क्वेश्चन आया है बेटा ये, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। तभी वो मैंने गेहूं और शुगर, है ना, मैं तो आराम से गेहूं शक्कर कैसी भी तो याद रहे, है ना। और वर्ड्स यही लिखने, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, उसमें भी कुछ अपना तड़का मत लगा देना। कुल मिला के 4 वर्ड लिखने, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अंदर एक्सप्लेन अपने शब्दों में कर दो, अपने वर्ड्स में अंदर एक्सप्लेन कर दो, कोई इशू नहीं है ना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये प्राइमरी फंक्शन, पहले तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता था व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी, ये 4 पॉइंट लिख दो डायरेक्टली। लेकिन बीच में क्वेश्चंस भी ये भी पूछने लगे प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से, तो प्राइमरी पूछे तो वो दोनों हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सेकेंडरी पूछ रहे हैं तो स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट और स्टोरेज ऑफ वैल्यू, फ्यूचर के लिए है ना वो तो, डेफर्ड फ्यूचर का है ना, दोनों स्टोरेज करोगे, डेफर्ड पेमेंट करोगे, फ्यूचर करोगे, सेकेंडरी हो गया। अभी रिसेंटली प्राइमरी फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, भाई सामान के बदले क्या दोगे, ये दूंगा, ठीक है, कैश। और उसके बाद मेजरमेंट, क्या मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट कैलकुलेट हो रहा है, कोई समस्या? नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है ना, जैसे ये फुल बॉडीड और ये सब जो है ये तो काफ़ी आता है। नेक्स्ट क्लास ये 2 पेज है हमारे, और 2 पेज में बेटा मतलब कमाल का एनालिसिस है।